प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम हिंदी नाटक का उद्भव विकास पढ़ा रहे हैं। उसके हम 3 काल बताए गए थे। हिंदी नाटक के उद्भव विकास के 3 कालों में विभाजित किया गया था। एक तो है भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक, नंबर 2 प्रसाद योगीन हिंदी नाटक, और नंबर 3 प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। देखो, ये जो वैसे ही भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक लिखा गया था सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। ये लिखा था सन 1900 से और 1950 ईस्वी तक। और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक था वो सन 1950 से आधुनिक युग तक या अब तक कर दो आप, अब तक। सॉरी, उपरांत कर दो, 50 के उपरांत। तो देखो, ये जो हिंदी नाटक था 3 भागों में विभाजित किया था। भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक, प्रसाद योगीन हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। तो भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक सन 1857 से ईस्वी और प्रसाद योगीन हिंदी नाटक सन 1900 से 1950 ईस्वी तक। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक सन 1950 के उपरांत लिखा गया था। तो देखो, हम एक भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक को हम पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं प्रसाद योगीन हिंदी नाटक। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य की जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया था। पल्लवित का मतलब कहते हैं प्रचार प्रसार करना। डॉक्टर गोपाल राम गेहमरी एक ऐसे नाटककार हुए हैं। उन्होंने कहा था कि प्रसाद जी की कठिनाई ये थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उसी के अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उसके अनुरूप रंगमंच हिंदी में रंगमंच नहीं था। हिंदी में रंगमंच नहीं था। हिंदी का जो शौकिया रंगमंच था वो अविकसित था। कैसा था? अविकसित था। प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं ही कल्पना की थी और वे इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में अपने नाटक लिखे थे उन्होंने। तो प्रसाद जी अपने जो काल्पनिक नाटक थे, काल्पनिक रंगमंच को पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे हैं। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सकते थे। क्यों? जिसका परिणाम ये होता है कि उसके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं हो पाते थे। क्योंकि रंगमंच, प्रसाद के नाटक बड़े बड़े होते थे। रंगमंच पर बड़े बड़े नाटकों को नहीं खेला जा सकता था। देखो, प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले जो हिंदी के जो प्रमुख नाटककार थे ये माने जाते थे। प्रसाद जी कैसे नाटक थे? ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले, बहुत लोकप्रिय नाटककार थे। और इन्होंने भारत के अतीत के विषय में, भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास भी किया था।
देखो प्रसाद जी ने अपने नाटक विशाख की भूमिका में स्वीकार किया गया था। विशाख की भूमिका में स्वीकार किया गया प्रसाद जी ने अपने नाटक। कैसे? प्रसाद ने अपने नाटकों में के विषय में बौद्ध काल की भूमिका में स्वीकार किया गया। प्रसाद ने अपने नाटक थे बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, जो इनसे चले आ रहे हैं उनमें इन्होंने रचना की थी, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक हैं वे हैं जैसे कि विशाख, अजातशत्रु, कामना। देखो जयशंकर प्रसाद के विशाख, अजातशत्रु, कामना, विशाख, अजातशत्रु, कामना। और इसने और भी नाटक लिए जैसे जन्मेजय का नागयज्ञ है, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ये इसके नाटक थे। ध्रुव स्वामिनी भी इसी का नाटक है। विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, ये इसके ऐतिहासिक नाटक थे। कौन के? प्रसाद जी के। तो देखो इनमें से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण नाटक है। चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीन नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये प्रसाद जी के जो नाटक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। और देखो उन्होंने अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है। अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है। इतिहास एवं कल्पना का संतुलित समन्वय करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इतिहास और कल्पना दोनों का समन्वय कर दिया, मिलान कर दिया, और फिर उन्होंने ऐसे नाटक रचे थे जिसमें इतिहास और कल्पना मिला दी। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसमें नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बहुत ही बेजोड़ माने गए। उनमें भारतीय पाश्चात्य नाट्य कला का एक संतुलित समन्वय हुआ है। भारतीय और पाश्चात्य कला का दोनों का मिलान कर दिया है, समन्वय कर दिया है। तो एक और तो उनमें कथा वस्तु, गति योजना, रस योजना और विदूषक जो हंसाता जो पात्र, विदूषक आदि भारतीय नाट्य कला के लिए माने गए हैं। अब देखो तो दूसरी ओर कार्य, व्यापार, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व पाश्चात्य नाट्यकला के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। देखो प्रसाद जी के जो नाटक हैं, प्रसाद जी के नाटक न तो मतलब सुखांत हैं और ना ही दुखांत हैं। वे कैसे हैं? वे प्रसादांत हैं, ना सुखांत ना दुखांत, वे प्रसादांत। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं अपितु प्रसाद जी ने कामना नामक नाट्य कृति की रचना भी की है, जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय शैली की एक अन्योपदेशक रचना है कामना। एक नाटक लिखा था प्रसाद जी ने कामना, प्रबोध चंद्रोदय शैली की अन्योक्ति है। प्रबोध चंद्रोदय शैली से ही ये नाटक बनाया था। कौन सा? कामना की रचना की थी प्रसाद जी ने प्रबोध चंद्रोदय शैली के आधार पर। तो देखो इसका एक मुख्य जो था एक घूंट, उनका एक सफल एकांकी है। एक घूंट, एक घूंट तो इनकी एक सफल एकांकी है। देखो कर्णालय, इसका एक गीति नाट्य है।
जो 1912 में रचा था, करुणालय। करुणालय 1912 में रचा था, जो ये गीति नाट्य था। कैसा था? गीति नाट्य के अंतर्गत आता है करुणालय। अब देखो, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी की जो ऐतिहासिक नाट्य परंपरा है, उस नाट्य परंपरा में प्रसाद जी श्रेष्ठतम एक नाटककार माने गए। कैसे नाटककार माने गए? एक श्रेष्ठ नाटककार माने गए। प्रसाद युग के तो और भी नाटककार हुए हैं, जैसे हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्रनाथ आस्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि और चतुर्सेन शास्त्री, पांडे, बेचैन शर्मा उग्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ये ऐसे नाटककार थे, इनके नाम लिए जाते हैं। जो हरिकृष्ण प्रेमी थे, उन्होंने जो नाटक लिखे थे, बहुत ही अच्छे नाटक लिखे थे। उन्होंने लिखे थे रक्षाबंधन, विषपान, स्वरभंग, प्रतिशोध। ये रक्षाबंधन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का। हरिकृष्ण प्रेमी ने नाटक लिखा था रक्षाबंधन। ये बहुत प्रचलित नाटक है। इसने स्वप्नभंग, विषपान और भी नाटक लिखे थे। देखो, लक्ष्मीनारायण मिश्र के भी प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने लिखे थे सन्यासी। सन्यासी नाटक था, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात। ये नाटक थे लक्ष्मीनारायण मिश्र के। कौन कौन से? सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, ये आधी रात। ये कौन से? लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक थे। और सेठ गोविंद दास ने भी लिखे हैं, जैसे कि हर्ष, कुलीनता, अशोक, शेरशाह, कर्तव्य, कर्ण आदि। ये जो नाटक लिखे थे, कौन कौन से? लक्ष्मीनारायण मिश्र ने लिखे थे सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात। ये लिखे थे। और सेठ गोविंद दास ने लिखे थे कौन? हर्ष, कुलीनता, अशोक, शेरशाह, कर्तव्य, कर्ण आदि ये नाटक लिखे थे। और देखो, गोविंद वल्लभ पंत ने भी लिखी थी, नाटक लिखे थे। कौन से? अंगूर की बेटी। ये किसका है? अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत का है। सिंदूर की बिंदी। सिंदूर की बिंदी किसकी है? किसका नाटक है? गोविंद वल्लभ पंत। और सिंदूर की होली किसका है? सिंदूर की होली है लक्ष्मीनारायण मिश्र का। अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट, ये जो नाटक है, ये गोविंद वल्लभ पंत के हैं। और उपेंद्रनाथ आस्क द्वारा भी रचित नाटक थे स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंजो दीदी, अंधी गली। ये इसके नाटक थे उपेंद्रनाथ आस्क जी के। कौन कौन से? स्वर्ग की झलक है, छठा बेटा है, अंजो दीदी है, अंधी गली। और वृंदावन लाल वर्मा ने भी कुछ अच्छे नाटक लिखे थे। कौन कौन से? राखी की लाज, शगुन, नीलकंठ। ये नाटककार लिखे थे, इन नाटकों की रचना की थी और उन्होंने अपनी प्रतिभा का भी परिचय दिया था। ये तो हो गया आपका प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। जो अब हम लेते हैं प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, जो सन 1950 के उपरांत लिखे गए थे। दो नाटक हमने पढ़ा दिए, दो काल तो पढ़ा दिए। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। अब पढ़ेंगे प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। प्रसाद के बाद का जो नाटक लिखे थे, जयशंकर प्रसाद के बाद जो नाटक लिखे थे, वे प्रसादोत्तर हिंदी नाटक माने गए हैं। तो देखो, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का जो प्रारंभ हुआ था सन 1950 ईस्वी से मान सकते हैं आप। और देश की स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ था। आपको पता, देश की स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ था तथा जनमानस ने जो उनसे अपेक्षाएं की थी, वे पूरी नहीं हो सकी थी। जो मनुष्य उनसे अपेक्षाएं कर रहे थे, वे उनकी पूरी नहीं हुई। उनमें क्यों नहीं हुई? क्योंकि व्यक्ति में स्वार्थपरता की भावना, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, इनका बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया था। और युवा पीढ़ी
दिग्भ्रमित हो गई थी। जो युवा पीढ़ी थी वो दिग्भ्रमित हो गई थी। देखो, बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दे दिया था। जो बेरोजगारी जैसी बढ़ी तो उसमें तनाव, संघर्ष आदि उत्पन्न होने लग गए। और कवि कहते हैं कि समाज का जो ढांचा था वो बिखरने लग गया था। प्रसादोत्तर जो नाटककार थे, प्रसादोत्तर नाटककार में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ये नाम बहुत ही मुख्य हैं प्रसादोत्तर नाटकों में। जो प्रसादोत्तर नाटक लिखने वाले थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो देखो, विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटकों में एक आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव एवं जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया था। तनाव और जीवन संघर्ष, अपने नाटकों में इन्होंने तनाव और जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। इनके लिखे जो प्रसिद्ध नाटक थे वो थे डॉक्टर, विष्णु प्रभाकर के नाटक है डॉक्टर है, युगे युगे, क्रांति और टूटते परिवेश। डॉक्टर, युगे युगे, क्रांति और टूटते परिवेश इनके नाटक हैं विष्णु प्रभाकर के। जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा प्रदान की थी। जो जगदीश चंद्र माथुर हुए थे उन्होंने एक अलग से नाटक तरीका लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो देखो, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क, बहुत ही प्रसिद्ध है। शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये इनके प्रसिद्ध नाटक थे। जैसे शारदिया, पहला राजा और कोणार्क, ये इसके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। शारदिया, पहला राजा और कोणार्क, ये इसके प्रसिद्ध नाटक माने गए हैं। देखो, जो कोणार्क नाटक है वो 1951 में लिखा था और शारदिया नाटक है 1950 में, पहला राजा 1969 में लिखा था, दशरथ नंदन भी लिखा था 1974 में। तो उनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो कोणार्क नाटक की जो कथा है वो पता है आपको? कोणार्क नाटक कथा ये, इसमें क्या है कि भुवनेश्वर है उड़ीसा में, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है उसी के साथ जुड़ी हुई है ये, जिस नाटक में, कोणार्क नाटक में बताया गया है। तो शारदिया एक उनका ऐतिहासिक नाटक है। कैसा है? ऐतिहासिक नाटक है शारदिया, जो मराठाओं की और निजाम के बीच जो युद्ध हुआ था उनकी पृष्ठभूमि पर आधारित है। मराठा और निजाम के बीच जो युद्ध हुआ था उनकी पृष्ठभूमि के आधारित है। पहला राजा है इनका एक प्रतीकात्मक नाटक है। कैसा है? प्रतीकात्मक नाटक है। मोहन राकेश भी आधुनिक काल के एक सशक्त नाटककार माने जाते हैं। देखो, उनके नाटकों के नाम, मोहन राकेश के नाटक हैं, आपको पता ही, बहुत फेमस नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो कि 1958 ईस्वी में लिखा गया था। आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस 1963 में लिखा था। आधे अधूरे 1969 में लिखा था। और आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास को जो रचना की प्रेरणा मिली थी वो अपने गांव के परिवेश की प्रकृति से मिली थी। जो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक लिखा था वो आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखने की जो प्रेरणा मिली थी मोहन राकेश जी को, वो कालिदास की रचना से मिली थी। कालिदास की रचना से मिली थी और गांव का जिसमें वातावरण दिखाया गया है।
अब है लहरों के राजहंस, ये भी मोहनराव किसका है? लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा है। यह ऐतिहासिक नाटक है जिसमें महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है नंद और सुंदरी की कथा है। आधे अधूरे नाटक है, उसमें मध्यम वर्ग के जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक ये बहुत ही सशक्त नाटक है आधे अधूरे, जिसमें महेंद्रनाथ होते हैं और अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करते हैं। उनका जो अधूरापन है जीवन का, वो अधूरा ही रहता है, कभी पूरा नहीं होता है, इसलिए उसका नाटक का नाम अधूरापन किया गया है। तो महेंद्रनाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करते हैं, परंतु नायिका सावित्री, उनकी जो नायिका थी सावित्री, जिसे पूर्ण पुरुष की तलाश में है, वह पूर्ण पुरुष की तलाश में है, उसको कहीं पूर्ण पुरुष नहीं मिला जिसमें पूरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके उसकी। वह महेंद्रनाथ में नहीं खोज पाई थी। वह जिन 4 पुरुषों के संपर्क में आती है सबको वह अधूरा ही पाती है। 4 पुरुषों के संपर्क में आती है सावित्री, पर फिर भी यह अधूरापन। देखो जो सावित्री है, जब उसको 4 पुरुषों से उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, अधूरापन नहीं भर पाता है, तो वह सोचने के लिए बाध्य हो जाती है। वह कहती है कि सबके सब एक जैसे हैं। विनोद रस्तोगी रेडियो नाटककार माने जाते हैं। उनके प्रमुख जो नाटक हैं, जैसे कि बर्फ की दीवार, इनका बहुत ही फेमस नाटक है। नए हाथ, ये इसके विनोद रस्तोगी के नाटक हैं, रेडियो नाटककार माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक भी हैं, जैसे कि अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। तो धर्मवीर भारती ने एक अंधा युग लिखा था और लक्ष्मी नारायण लाल ने अंधा कुआं लिखा है। इसमें डिफरेंट करना है कि लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं और धर्मवीर भारती का अंधा युग। तो आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करने वाले ये गीति नाट्य है। अंधा युग एक सशक्त कृति है। कैसी है? सशक्त कृति है, जिसमें महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग के संतरास, तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद, आवेश एवं अभिशप्त जीवन को अभिव्यक्त किया गया है इसमें। देखो, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि यद्यपि अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा हिंदी नाटक का जो विकास है वो मंद गति से हुआ है, क्योंकि हिंदी रंगमंच को अभी भी दर्शकों का अभाव है। नाटकों को देखने लोग नहीं जाते हैं, दर्शकों का अभाव है। हिंदी नाटक पूर्णतः भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, ये हिंदी नाटक के तीनों कालों को हमने समझा दिया है, उद्भव और विकास को। धन्यवाद।